क्लास हम लोग 5 ट्रांजैक्शन पढ़े थे डेबिट क्रेडिट रूल का, ठीक है। उसके बाद का हम लोग का आगे का कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, फिर कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन वो सीखेंगे, ठीक है। तो कौन सा लास्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा है थोड़ा सा बताओ प्लीज। सैलरी पेड या रेंट पेड ऐसे करके कुछ लिखा है लास्ट ट्रांजैक्शन, क्या था बताओ। जो 5 ट्रांजैक्शन जो हम लिखाए थे आखिरी वाला सोल्ड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा जाए 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर ट्रांजैक्शन कॉपी में लिखते जाना, तब समझ में भी आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन है तुम्हारा रेंट पेड, या फिर कोई भी एनी एक्सपेंसेस पेड, एनी एक्सपेंसेस पेड। ध्यान से सुनो नहीं तो समझ नहीं आएगा। रेंट पेड किसी को भी कभी भी पेमेंट करते हो मेरे लिए एक्सपेंसेस होता है, और कभी भी किसी से पैसा अगर हम लोग लेते हैं तो मेरे लिए रेवेन्यू होता है या इनकम होता है, याद रहेगा। मतलब अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंसेस, लेकिन रेंट रिसीव कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, इनकम। तो कैसे हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा आएगा। रेंट पे कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, रेंट नाम है तो एक अकाउंट बन गया रेंट, हाँ या ना। और दूसरा क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो हम बोले थे ना हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। कितना जगह, 2 जगह। क्यों, क्योंकि हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 जगह पे पड़ता है, याद रहेगा। तो इसीलिए पहला है रेंट और दूसरा है कैश। तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या होता है, रियल अकाउंट। कोई दिक्कत। नॉमिनल अकाउंट में एक लिखा है डेबिट क्रेडिट रूल में कि जो भी एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, दिखाए थे। तो इसीलिए रेंट क्या होगा, पीआर होगा। कैश, रेंट अगर पे कर रहे हैं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो अगर रियल अकाउंट में कुछ जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। समझ में आया मेरा बात। नेक्स्ट 7 नंबर रेंट रिसीव। उसी तरह देखो एनी एक्सपेंसेस क्यों लिखे यहाँ पे, रेंट की जगह सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एक वो अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश बनेगा, याद रहेगा मेरा बात। रेंट रिसीव, ठीक है। कोई दिक्कत। या कोई भी चीज रिसीव अगर कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट रिसीव करें, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, या सैलरी रिसीव करें, कुछ भी रिसीव करें, तो इसमें भी कहानी क्या है, रिसीव करे तो क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो एक आया तुम्हारा कैश और दूसरा आया रेंट। इस जगह कैश रियल अकाउंट है और रेंट भी नॉमिनल है, लेकिन रूप क्या बदल रहा है, इसमें कैश आ रहा है कि जा रहा है, कम सीन। और रियल अकाउंट में कुछ कम सीन होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस या इनकम। हमको मिल रहा है तो मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर हुआ, यही डिफरेंस है दोनों ट्रांजैक्शन। क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट देखो 8 नंबर सोल्ड गुड्स टू राहुल। कैश का जिक्र नहीं है, नाम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उधार हो रहा है, उधार में बेच रहे हैं। अगर कभी कैश नहीं लिखा रहे और कोई नेम दिया हुआ रहे तो इसका मतलब क्रेडिट में सेल हो रहा है, याद रहेगा। तो फिर क्या होगा, एक आएगा तुम्हारा राहुल, राहुल नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, और दूसरा क्या आएगा, सेल्स। कोई दिक्कत है किसी को, ध्यान दो। राहुल कौन से अकाउंट में जाएगा, पर्सनल, पर्सनल कोई भी नेम होता है वो पर्सनल में जाता है। और सेल्स क्या होगा, सेल्स क्या होगा, बेच रहा है तो, बेच रहा है तो इनकम है तो नॉमिनल होता है। परचेज एक्सपेंसेस होता है इसीलिए वो भी नॉमिनल है। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट, इनकम सब नॉमिनल होता है। तो सेल मेरे लिए क्या है, इनकम है।
इसीलिए वो नॉमिनल है। समझ में आया बात? परचेज करे तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए वो नॉमिनल है। समझ में आया बात? अब कोई भी नाम का जिक्र हो तो वो पर्सनल होता है, किसी तरह कोई एसेट्स का बात हो तो वो रियल होता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, राहुल को मिल रहा है, रिसीवर है कि गिवर है? राहुल, सोच के बोलो। राहुल को बेच रहे हैं तो राहुल गिवर है, रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है। देखो जहां पे नोट्स लिखा है ना, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे ना, अभी तुम लोग न्यू हो तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुमको घर में स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। मतलब देखो, बताने का इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, लेकिन ये सब तब पता चलेगा जब तुमको पता रहे कौन पर्सनल में जाता है, कौन रियल में जाता है, कौन नॉमिनल में जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि पर्सनल अकाउंट में नेम्स आते हैं, तो नेम्स अगर रिसीवर हो तो डेबिट, गिवर हो तो क्रेडिट, लिखवा चुके हैं। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स आते हैं, तो अगर वो कम सीन एसेट्स आ रहा है तो डेबिट, और गोज आउट तो वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। कभी भी कोई भी खर्चा और लॉस दिखेगा वो ऑलवेज क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन ऑल इनकम्स, रेवेन्यू, गेन, हमें प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये बात हम लिखवा दिए। अब सोचो, बाय चांस बार बार इस बात को बोलना पड़े तो तुम्हारे लिए नुकसान है कि नहीं? बताओ, टाइम पास किसका हो रहा है? तुम्हारा। तो तुमको एक बार उसको याद तो करना होगा, पढ़ाई मेरा है कि तेरा है? तुम्हारा है। तो मेहनत किसको करना है? तुमको। हम रास्ता दिखा सकते हैं उससे ज्यादा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो इस जगह राहुल पर्सनल अकाउंट, रिसीवर की गिवर, तो सोचो सेल कर रहा है तो राहुल को मिल रहा होगा तो रिसीवर, इसलिए डेबिट हुआ। सेल्स क्या है? मेरे लिए इनकम है, रेवेन्यू है, इसलिए क्रेडिट हुआ। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? 9 नंबर ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। इसमें कौन कौन सा अकाउंट आएगा? एक, गुड्स के चलते कौन सा वर्ड का यूज होता है? परचेज। और एक नाम क्या आ रहा है? राम। कोई दिक्कत है? तो एक बात बताओ, परचेज कौन से अकाउंट में जाएगा? गुड। और राम किस में जाएगा? पर्सनल। बहुत अच्छा। परचेज मेरे लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? परचेज मेरे लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो इसके बगल में क्या लिखेंगे? डेबिट। इस जगह पर राम पर्सनल अकाउंट में है, रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है ना। परचेज कर रहे राम से तो राम दे ना रहा है, हम ना खरीद पा रहे हैं। सोचो, बिन सोचे आंसर देता है तब गलत आता है, बिन सोचे नहीं देना है। सोचो कि हम परचेज कर रहे हैं तो अगला हमको दे रहा है कि वो हमसे ले रहा है, तो राम से हम परचेज किए तो राम रिसीवर कैसे हो सकता है? राम गिवर ना होगा, तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट। कोई दिक्कत है? पक्का? फिर 10 नंबर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा है? क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान से सीखो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो गुड्स के चलते एक वर्ड तो क्या आएगा? परचेज। दूसरा क्या है? कभी भी अगर नाम का जिक्र ना हो और क्रेडिट बोल दे तो हमेशा ध्यान रखना है किसका नाम होगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है? क्या होगा? क्रेडिटर्स। तो एक होगा परचेज और दूसरा होगा क्रेडिटर। कोई दिक्कत? तो परचेज है क्या? नॉमिनल। क्रेडिटर क्या है? पर्सनल। एक्सपेंसेस होता है परचेज, इसलिए डेबिट। और पर्सनल में क्रेडिटर कौन है? गिवर है, वो हमको उधार दे रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझने में कोई तकलीफ? ये वाला तकलीफ देता है, ध्यान रखना। 10 नंबर सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ उधार खरीद रहे हैं, लेकिन ना कैश है ना नाम है, तो फिर क्या होगा? क्रेडिटर नाम का एक अपने आप क्रेडिट होगा।
मतलब क्रिएट होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? इधर साइड वाले लिख लिए हो? ठीक है, अभी देखते हैं ना क्या करना है। परचेस या तो क्रेडिट होगा या कैश में किया जाता है, डेबिट नहीं। समझ मेरा बात? इलेवन नंबर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार आप बेच रहे हैं, तो कभी भी अगर बेचते हैं और नाम नहीं रहे और उधार बेच रहे हैं तो एक नया एसेट्स क्रिएट होता है, उसका क्या कहते हैं? इसको DEBTOR। बहुत कोई डेब्टर पढ़ता लेकिन उच्चारण होता है डेटर्स। क्या बोलेंगे? डेटर्स। याद रहेगा? और दूसरा क्या होगा? गुड्स की वजह से सेल्स। क्या होगा? सेल्स। तो एक बात बताओ, डेब्टर तो पर्सनल अकाउंट और सेल्स क्या है? नॉमिनल। तो पर्सनल में डेटर दे रहा है कि ले रहा है? सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? ले रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसीवर ऑलवेज डेबिट, और सेल्स क्या है मेरे लिए? इनकम, इसीलिए क्या होगा? क्रेडिट। कोई दिक्कत है? समझ में आया? पक्का? तुमको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। फर्स्ट ही दिन में सब चीज नहीं आता है, जो न्यू होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे सब बात समझ में आने लगता है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ? पक्का? एक ट्रांजैक्शन और दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो, आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज कब करते हैं? जब एक्सपेंसेस बाकी हो। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, देना बाकी है। तो कभी भी कोई आउटस्टैंडिंग रहे, सैलरी की जगह रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देना बाकी होगा। आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज किया मतलब देना बाकी है। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन रहे तो दो अकाउंट क्रिएट होता है। क्या क्या? पहला है सैलरी और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग को ऐसे लिखा जाता है, O/S आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है? तो पहला क्या होता है? सैलरी, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सीखने का बात है, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि हम देना बाकी है, तो ये नॉमिनल में चला जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी याद होगा कि पर्सनल को कैटेगराइज किए थे, तो तीन तरह का पर्सनल अकाउंट था। क्या क्या? नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। और जब रिप्रेजेंटेटिव का बात आता है तो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर देना बाकी हो तो आउटस्टैंडिंग होता है, लेना बाकी हो तो एक्रूड होता है। याद रहेगा? तो ये किस में जाएगा? पर्सनल में। ठीक है? लिस्ट याद कीजिएगा तो अपने आप समझ में आएगा। जितना सप्ताह बीतते जाएगा, आप अगर याद नहीं कीजिएगा आपका नुकसान है। हम बात में यही बोले। ठीक है? हमको जितना बताना है उससे ज्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे नहीं तुमको समझ में आएगा। बताओ, ये सब एक्सप्लेन करना भी तो एक बहुत होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रिएक्ट करते बहुत कोई डायरेक्ट जनरल एंट्री से ही स्टार्ट करता है, लेकिन इसके बिना जनरल एंट्री अधूरा है। अगर तुमको पता ही नहीं क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री करना सही है? मतलब इनडायरेक्टली तुम उसको रटोगे। तो रटना नहीं है, सीखना है कि क्यों हो रहा है, रीजन तो बता ही रहेगा। आगे जाके जब तुम अकाउंटेंट अगर बन जाओ, सीए कर लेते हो, तो तुमको कोई वर्क देगा तो तुम रट के बताओगे, अरे रुकिए क्या पढ़े थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का, रुकिए हम 11th वाला कॉपी निकालते बताते हैं। ऐसा करोगे कि इसको तुम पहले से तैयार रहोगे कि हाँ इसलिए ये काम हो। तो ये सबसे बेस है, जनरल एंट्री का बेस है। अगर ये सीख गया ना, सब आसान, उसके बाद जिंदगी आसान है अकाउंट्स में। ठीक है? लेकिन अगर तुम सोचो आज भी एक सप्ताह पहले तुमको दी है कि तुमको ये काम करना चाहिए, तुम आज तक अगर नहीं किए तो नुकसान किसका? तुम्हारा है। अब चाहे और तुमको पता है तुम्हारा नुकसान है, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, साथ में घर वालों को। हमको नहीं बनाओगे, क्योंकि मेरा टाइम होगा तो हमको तो फिर मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा मेरा बात? तो सिर्फ बेवकूफ तुम बनोगे, तो उससे अच्छा पढ़ लो, जो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फिर क्या है? सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है, इसीलिए डेबिट। और पर्सनल में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? गिवर है, देना है।
देना बाकी तो गिवन ना हुआ, तो ये क्रेडिट। कोई दिक्कत है? इसी जगह अगर रहता एक्रूड सैलरी, मतलब पाना बाकी है। एक्रूड सैलरी का मतलब क्या होता है? पाना बाकी है, उससे रिसीव करना बाकी है। तो फिर पहले लिखते हैं एक्रूड सैलरी। क्या लिखते हैं? एक्रूड सैलरी। ये पर्सनल अकाउंट ही होता है, लेकिन ये रिसीवर है, पाना बाकी है ना। एक्रूड का मतलब पाना बाकी है। तो अगर रिसीवर है तो क्या होगा? डेबिट। और दूसरा कौन है? सैलरी। सैलरी इस जगह पे पाना बाकी, मतलब सैलरी मेरे लिए क्या हो रहा है? रेवेन्यू हो रहा है। रेवेन्यू भी तो नॉमिनल होता है। इनकम, रेवेन्यू का मतलब बताया था ना, हर जगह से जितना पैसा आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। इसको तुम इनकम के रूप में भी देख सकते हो। तो इनकम क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट। मतलब एक्रूड सैलरी डेबिट होगा और सैलरी क्रेडिट होगा। लेकिन वही आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? पक्का? इधर वाला लिखे हो? हाँ, जल्दी लिखो प्लीज। हो जाएगा तो बताना। हो गया? सब लिख लिए? आगे कहानी सुनो। इसको मिटा दें। हाँ, एक आता है बहुत टाइम, एक एंट्री और दिखता है, एंट्री नंबर 40, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सुनो, कोई मशीन को अगर हम लोग परचेज किए तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तुम अगर टीवी खरीदे, बाइक खरीदे, कार खरीदे, तो जितना में खरीदे उतना में बिकता है? क्यों नहीं बिकता? उसका वैल्यू घट जाता है। तो वो जो वैल्यू घट जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। याद रहेगा? अगर कभी जैसे जमीन का वैल्यू बढ़ता है तो उसको कहते हैं एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है? समझ में आ रहा है मेरा बात? तो उस जगह पे, इस जगह पे डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है। तो एक अकाउंट बनेगा, कभी भी डेप्रिसिएशन दिखे तो पहला बनेगा डेप्रिसिएशन। याद रहेगा? और दूसरा किसमें डेप्रिशिएट हो रहा है? मशीन में। तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? मशीन का। कोई दिक्कत है? समझ में आया मेरा बात? डेप्रिशिएशन मेरे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। किसी का वैल्यू घट रहा है, आज हम किसी को 1 लाख रुपए में लिया और 80,000 में देंगे तो मेरा वैल्यू घट रहा है कि नहीं? 20,000 का नुकसान है कि नहीं? तो मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, मेरे लिए एक तरह का लॉस है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, लॉस ऑलवेज डेबिट। मशीन क्या होता है? रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स है ना। मशीन क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना। डेप्रिशिएट होने से जा रहा है, तो जाने से क्या होता है? तो डेप्रिशिएशन वाला अगर ट्रांजैक्शन दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 14 ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए, ट्रेडिशनल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि पुराने ख्यालात थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल वाले कॉन्सेप्ट पुराने ख्यालात थे, इसलिए इसको गोल्डन रूल का भी नाम दिया गया है और इसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा गया है। क्या बोला गया है? ट्रेडिशनल अप्रोच। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। ऊपर में लिखना मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच देखिए क्या, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। याद रहेगा? क्या बोलते हैं? अमेरिकन अप्रोच। देखो, जो पुराने ख्यालात वाले थे ना, उन लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो बहुत कोई को बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। देखो, कुछ लोगों को सिर्फ ट्रेडिशनल आता है, कुछ लोगों को सिर्फ मॉडर्न आता है। बात समझ में आया? क्योंकि अभी नया जनरेशन का जो स्टूडेंट है उसको मॉडर्न वाला आसान लगता है, तो वो मॉडर्न को पढ़ लेता है।
अब कुछ टीचर्स जो पुराने थे हम लोग के टाइम में, उससे भी पुराने थे, उन लोग को ट्रेडिशनल वाला आता है। तो अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको दोनों आता है। तो तुमको डिसाइड करना है तुमको कौन सा वाला पढ़ना है, तो उसके लिए बोलने से नहीं बनोगे, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। देखो मॉडर्न अप्रोच में जिस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया था, क्या पर्सनल, रियल, नॉमिनल, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया। पहला है एसेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा है लायबिलिटी, चौथा है कैपिटल और पांचवा है रेवेन्यू। ये 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब तीनों का, पांचों का मतलब सबको पता है। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, ठीक है, जिससे हम फ्यूचर में कुछ, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी और थिंग जिससे फ्यूचर में हम अर्न कर सके, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं कि कोई भी खर्चा जिससे मेरा इनकम बढ़े, इनकम बढ़ाने के लिए अगर खर्च करते हैं या एसेट्स बढ़ाने के लिए अगर खर्च करते हैं, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करे, जिसको पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी हुआ। कैपिटल क्या हुआ? जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो कैपिटल होता है। कैपिटल एक लायबिलिटी का ही पार्ट है, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी को ही कैपिटल बोलते हैं। फिर रेवेन्यू किसको बोलते हैं? टोटल जितना पैसा आया है उसको रेवेन्यू कहते हैं। मतलब इसके अंदर आते हैं, रेवेन्यू के अंदर आते हैं प्रॉफिट, इनकम, गेन, सब रेवेन्यू के अंदर आ जाता है। समझ में आया मेरा बात? तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया, देखो अब जब सबका मतलब पता होता है तो आसान होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। अब जैसे सोचो ये दोनों में एसेट्स और एक्सपेंसेस कभी भी इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। रूल समझ में आया? जैसे अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, मशीन डेबिट होगा। लेकिन वही मशीनरी सेल कर रहे हैं तो मशीन बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो उस टाइम क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आया? सैलरी पे कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? सैलरी पे कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, तो सैलरी डेबिट होगा। लेकिन भाई सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो रेवेन्यू ना बढ़ रहा है। नहीं समझे बात? अगर सैलरी रिसीव करें तो मेरा रेवेन्यू ना बढ़ेगा, तो आगे का प्रोसेस समझो। अब इन तीनों में अगर ये तीनों घटता है तो डेबिट और बढ़ता है तो क्रेडिट, उल्टा है। समझ में आया मेरा बात? रूल को याद रखो, बहुत आसान है। क्या क्या बोले? अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी, अमाउंट, कैपिटल और रेवेन्यू अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। इसको हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। 5 गो ट्रांजैक्शन बताएंगे, मन लगा के सीखना हो जाएगा। कई ट्रांजैक्शन को डिफाइन करना तो समझा दिए कैसे उसके अंदर 2 अकाउंट आता है, आपको वो डिसाइड करना कौन एसेट्स है कौन लायबिलिटी, उसके लिस्ट दिया हुआ उसको लर्न करना है, उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, तब याद करके फिर पढ़ना है, तब तो आसानी हो जाएगा। अब तुम बोलेगा सर हम तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुमसे नहीं बनेगा। समझ में आया मेरा बात? स्टार्ट करें? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक, देखो पहला ट्रांजैक्शन याद होगा क्या है? स्टार्टेड STARTED ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें 2 ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है? 2 अकाउंट कौन कौन सा होता था याद करो। क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है? कैश, तो एक होगा कैश, और दूसरा क्या चीज से स्टार्ट होता था? कैपिटल। मन लगा के सुनना, ठीक है, सुनना फिर समझना फिर छापना। क्या? तो कैश क्या है मेरे लिए? एसेट से। और कैपिटल किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंदर आएगा, हाँ या ना? कैश किसके अंदर आएगा? 5 में से इसमें से चुनना है, तो कैश किसके अंदर आएगा? सर कैसे जानेंगे? उसी के लिए लिस्ट दिया हुआ है ग्रुप में, तुम लोग भेजे है ना, लिस्ट भेजा हुआ है, लास्ट क्लास ही भेजे थे, या तो फिर से रिसेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे किसको एसेट्स बोलते हैं, किसको लायबिलिटी बोलते हैं, किसको कैपिटल, कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, इसका लिस्ट फिर से एक बार रिसेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना,
पर्सनल रियल नॉमिनल का भी लिस्ट भेज देंगे, एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम ये रेवेन्यू और कैपिटल का भी लिस्ट भेज देंगे। उसको एक बार देख लेना, रटने भी नहीं बोले, सिर्फ देखना, देखने से ही याद हो जाता है। समझ में बात? तो हम तुमको अभी समझा दे रहे हैं कि कैश एसेट्स होता है और कैपिटल किसके अंदर जाता है, कैपिटल। अब एक बिजनेस को हम कैश दे रहे हैं तो कैश भी इंक्रीज कर रहा है और जिसके चलते उसका कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, दोनों ही इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? कैश भी इंक्रीज किया और कैपिटल भी इंक्रीज किया। और कैश क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, तो इसके बगल में क्या लिखेंगे? और कैपिटल इंक्रीज करने से क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वही सेम आंसर आया। ये ज्यादा आसान है, फिर पढ़ना दोनों से, ठीक, हमको दोनों ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अधूरा अधूरा जानते हैं नहीं सकेंगे, नहीं, कुछ नहीं, दोनों से आना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी पूछे हम तैयार है, आप पूछिए ना जो पूछना है, ठीक है। स्टूडेंट उसको नहीं कहते हैं रुकिए बताते हैं कॉपी खोल के, नहीं, स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो पूछा जाए आंसर देना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुम एक अच्छा सक्सेसफुल स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड, परचेज गुड्स, कुछ नहीं बोलता मतलब कैश होता ही पता होगा मेरे हिसाब से। तो एक वर्ड क्या आएगा, परचेज, और दूसरा क्या आएगा, कैश। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो। सेमेस्टर 1 9:30 से 10:30। हाँ हो गए, आ जाओ कल से अभी। जी तो देखो परचेस और एक कैश आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो परचेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, हाँ या ना, और कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। कोई दिक्कत? अब बताओ, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और एसेट्स घट रहा है। परचेस करेंगे तो कैश घटेगा और खर्चा बढ़ेगा। तो एक्सपेंसेस के बढ़ने से क्या होता है और एसेट्स के घटने से क्या होता है? देखो आंसर वही है, परचेस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है मेरा बात? रटने का जरूरत पड़ रहा है? कोई रटना नहीं है, बस तुमको सबसे तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम क्या है ना, कि कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट जो पड़ता है वो दो इफेक्ट है, ये जानना सीखे। अगर ये सीखे तो तुम्हारा 90% सब कहानी सॉल्व। पहला इसमें वर्क करना, क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ही है कि कभी कभी हो सके आज जो सुन रहे हो तुमको अगर याद नहीं रहता तो फिर एक बार देख लेना, तो उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर से पूरा रिचार्ज हो जाओगे। समझे मेरा बात? थर्ड नंबर, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, लिखे हो कोई क्या? इधर वाला लिखे हो, इधर वाला नहीं लिखे हो। एक और इसमें हो जाएगा, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। देखो सीखो यहाँ पे, जब कोई एसेट्स का नाम दे देता है तो परचेज वर्ड का यूज नहीं होता है। परचेज वर्ड का यूज कब होता है? जब गुड्स परचेज करता है। याद रहेगा मेरा बात कि ये परचेज वर्ड का यूज कब होगा? जब गुड्स परचेज करेगा। लेकिन अगर कोई नाम दे देगा कि टीवी परचेज, फ्रिज परचेज, जनरेटर परचेज, मशीन परचेज, कार परचेज, नाम दे देगा तो परचेज से फिर कोई मतलब नहीं होता। तो किससे मतलब होता है? फिर वो एसेट से मतलब होता है और इसको खरीदने के लिए क्या लगाया होगा? कैश लगाया होगा। तो एक तो मशीन भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है? मशीन बढ़ रहा है। बहुत अच्छा, मशीन बढ़ रहा है और कैश घट रहा है। तो जो बढ़ रहा है वो डेबिट और जो घट रहा है वो क्रेडिट। क्लियर हुआ? हाँ या ना? आसान हो गया? कोई दिक्कत? लिख लो जल्दी से। हुआ क्या? हो जाएगा तो बोलना। हो गया?
सबका हो गया, ऊपर का 2 हो गया, देखो सोल्ड गुड्स कुछ नहीं बोला, मतलब कैश में, तो एक पहला कैश आएगा और दूसरा सेल्स आएगा ना। हम दोनों मेथड से बता रहे, दोनों सेम ट्रांजैक्शन लेके क्यों चल रहे हैं कि तुमको दोनों में से जो आसान लगे तुम उसको माइंड में रख सकते हो, लेकिन सीखना दोनों, ठीक है। तो इस जगह कैश एसेट्स हुआ, सेल में लिए क्या हुआ, रेवेन्यू। क्या हुआ, रेवेन्यू। एसेट्स भी बढ़ रहा है, सेल करने से पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो अगर एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, और रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो समझ में आ गया, अब आसान हो गया। कोई दिक्कत है, तकलीफ समझने में कुछ, पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है, पक्का? डेबिट क्रेडिट सीख गए तो उसको लिखने का ढंग को ही जर्नल एंट्री बोलते हैं, बस फॉर्मेट में इसी चीज को लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किए हो तो देखना कभी अगर जैसे जर्नल एंट्री जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम तुम्हारा क्या होगा, इसी को कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट वाले को टू में लिखते हैं, टू सेल्स। यही हो गया जर्नल। समझ में आया मेरा बात, सिंपल सा। लेकिन अगर ये जो नहीं सीखता वो क्या करता है, जर्नल पूरा रट जाता है, और रटने पर जब एग्जाम में ट्रांजैक्शन चेंज कर देता है तो पूरा मोहल्ला में हल्ला करता है कि पता है सिर्फ घुमा के क्वेश्चन है। तो पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है। घर को नींव को बनाने में खर्चे नहीं किया था, दिमाग ही नहीं लगाया कि नींव को स्ट्रॉन्ग बनाता, ऊपर बहुत सजाया हो जाए। एक बार भूकंप आया, घर टूट गया, पूरा मोहल्ला बोलता देखो ना इतना खर्च किए लेकिन घर टूट गया, नींव में काम नहीं किए थे। पहले अपना नींव को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये बन जाएगा, देखना जनरल रटना ही नहीं पड़ेगा, देख के बता देगा ये वाला होगा। समझिए बात, कैसे तुम्हारे क्लास में कैसे सब रिएक्ट करता है, देखिए कारण क्या है, ये स्ट्रॉन्ग। थोड़ी लोग को रटवाए हम, एक भी नहीं रटवाए, रटवाए बोलो। समझ में आया मेरे बात? कुछ दिन बाद जब तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। पांच नंबर, रेंट पेड। तो कौन कौन आएगा बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या क्या आएगा। रेंट पेड कर रहे हैं, एक कैश, चलो बहुत अच्छा, अब दूसरा रेंट, दूसरा कौन आएगा, रेंट। कोई दिक्कत है? तो कैश मेरे लिए एसेट्स है और रेंट पे कर रहे तो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस है। कोई दिक्कत है? तो एसेट्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, और एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो तुम ही बताओ एसेट्स के घटने से क्या होता है, एसेट्स के घटने से क्या होता है, क्रेडिट, और रेंट के बढ़ने से क्या होता है, मतलब एक्सपेंसेस के बढ़ने से क्या होता है। देखो क्या रखना पड़ा, समझ में आया क्या, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इतना ट्रांजैक्शन इनफ है समझने के लिए, टाइम पास नहीं ना करेंगे। एक क्वेश्चन लेकर बनाते हैं दोनों मेथड से, एक बार ट्रेडिशनल से बनाएंगे और एक बार मॉडर्न से बनाएंगे। कोई दिक्कत, अपने आप सॉल्व हो जाएगा सर। क्या क्वेश्चन लिखा जाए, बोले analyze transactions of Ravi and Company, रवि एंड कंपनी, कंपनी का नाम है रवि एंड कंपनी, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ रवि एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019,
for the month of January 2019. ठीक है, on the basis of double entry system by adopting the following approach हुआ। फर्स्ट नंबर है ट्रेडिशनल अप्रोच, हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ ना कुछ तो बोलो। और सेकंड नंबर है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को ना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, याद रहेगा। क्या क्या बोले? मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, याद रहेगा। लिख लिए? हाँ ना कुछ तो बोलो। चलिए अब डेट दे के लिखते जाइएगा, कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन वो भी सीखिए। इसको मिटा देना। पहले डेट यहाँ पे ईयर लिखा जाता है 2019। अब 1 जनवरी लिखेंगे, एक लिख के दिखा दे रहे हैं, उसके बाद उसके नीचे नीचे लिखते जाना, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और अमाउंट जो है ना, यहाँ पे अमाउंट का ₹1 का साइन देके अमाउंट यहाँ लिखते जाना, ठीक है। ऐसे अमाउंट से बहुत विशेष कुछ मतलब नहीं है अभी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया तो लिखना तो पड़ेगा। डेट के नीचे डेट, ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन, अगर ज्यादा हो जाए इससे तो नीचे लिख देना, लेकिन आगे नहीं बढ़ा देना, ठीक है। और उसके बाद रुपीस के नीचे रुपीस, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 5 तारीख डिपोजिटेड इनटू बैंक, 5 तारीख यहाँ पे 5 जनवरी डिपोजिटेड इनटू बैंक, डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹3000, डिपोजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, ₹3000 हो जाएगा तो बोलना। हो गया 5 जनवरी का। फिर 10 तारीख 5 का हुआ सबका, डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹3000, 5 तारीख हो गया। अब 10 तारीख में, 10 तारीख में लिखो। कभी भी डेट को मार्जिन के बाहर नहीं लिखना, मार्जिन के अंदर ही लिखना। मार्जिन के बाहर जो लिखा जाता है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन लिखा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्यूशन, बस। इसको छोड़कर इस मार्जिन के बाहर कुछ नहीं लिखा जाता, बाकी सब अंदर लिखा जाता है। ये सब आदत बनाओ अच्छा चीज का, ठीक है। 10 तारीख में लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। हो गया क्या? ₹4000, ₹4000 हो गया। फिर लिखो 15 तारीख 15 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हो गया क्या? लिखो कितना अमाउंट लास्ट वाला बताया था? 5000, उसके बाद लिखो 5000, ठीक है। फिर 20 तारीख 20 जनवरी बोले सोल्ड गुड्स टू गोपाल, सोल्ड गुड्स टू गोपाल 2000 हुआ। फिर 26 जनवरी देखो रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल रुपीस में लिखो 1980 1980 हुआ।
और उसी के नीचे, अभी डेट चेंज नहीं हुआ, उसी के नीचे लाइन में लिखो अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट। वही जो लिखे ना रिसीव फ्रॉम भोपाल, उसी के नीचे लिखो अलाउड हिम डिस्काउंट। हो जाएगा तो बोलना। और रुपीस में लिख दो 20 रुपया, 20, ओनली 20। हो गया क्या? और फिर लिखो 31 जनवरी, 31 जनवरी लिखे। लिखो पेड रेंट, पेड रेंट सेम अमाउंट 500। हो गया? फिर लिखो पेड सैलरी, सेम डेट, सेम डेट 31 जनवरी, पेड सैलरी 500, पेड सैलरी 500। हो जाएगा तो बोलना। एक फॉर्मेट बनाना है हम लोगों को। क्या फॉर्मेट बनाना है पता है? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का। जैसा बोलेंगे अभी, पहले हम फीस दे रहे हैं, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है? हेडिंग लिखेंगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है? पहला कॉलम का नाम होगा डेट, दूसरा कॉलम का नाम होगा रिलेटेड अकाउंट, और फिर नेम होगा अकाउंट। ठीक है? और ऊपर में पहले लिख देना ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद लिखना। सॉल्यूशन में आ जाओ, पहले लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच। हम अभी बताएंगे कितना लाइन नहीं खींचना, जस्ट उतना ही लाइन नहीं खींचना, ठीक है? डेट, रिलेटेड अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, और डेबिट एंड क्रेडिट, ये भी बना ही दे रहे हैं, ठीक है? डेबिट क्रेडिट तो बना दे रहे हैं कि एक ही बार में सब सीख जाएंगे हम लोग। अब फॉर्मेट ऐसा बनाना है, ठीक? कितना लाइन में बनाना है? लगभग तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 लाइन है, 26 लाइन, एकदम नीट एंड क्लीन बनना चाहिए। 26 लाइन में बनाओ, अच्छे से बनाओ। पेंसिल से फॉर्मेट बनाने का आदत डालिए, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। ऊपर में सबसे पहले कभी भी कोई भी फॉर्मेट बनाओ, ऊपर में हेडिंग लिखना सीखो। हम पहले क्या बोले? ऊपर में लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर उसके नीचे लिखो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद ये वाला बनाओ। पहला काम ये किया था, फिर फॉर्मेट बनाना था। फॉर्मेट बन जाएगा तो बताइए। नेक्स्ट पेज में एक और फॉर्मेट बना लेंगे, पहले फॉर्मेट बनाने वाला काम हो जाएगा ना, तो फटाफट दोनों मेथड से समझा दो, ठीक है? जल्दी कीजिए। फॉर्मेट बन गया क्या सबका? ऊपर का ये सब लिख दो सारा।
हो गया। सबका हुआ यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पेज में लिखो मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हाँ हाँ फिर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखो। इतना सारा कॉलम सेम 26 लाइन में बनेगा। पहला है डेट, दूसरा है अकाउंट अफेक्टेड, तीसरा नेचर ऑफ अकाउंट्स, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? ये 5 कॉलम बनेगा। डेट, अकाउंट्स अफेक्टेड, नेचर ऑफ अकाउंट्स, इंक्रीज डिक्रीज और डेबिट एंड क्रेडिट। बनाइए। वही 26 लाइन में ही बनेगी सेम। हो गया क्या? एक लिख कर सिखाएंगे पहला वाला में, उसके बाद फिर तुम लोग को सब बोलते जाएंगे, तुम लोग को लिखते जाना। ठीक है? उसमें तो अलग था, इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉलम नहीं था, तो हम अभी मिटा नहीं रहे। ठीक है? समझ जाना। उसमें 1 2 3 4 कॉलम था बस पहले वाले में, याद है ना? ट्रेडिशनल अप्रोच में 4 कॉलम है ना? तो दिक्कत सबसे पहले डेट कॉलम ट्रेडिशनल वाले में पहले आ जाओ, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। हो गया क्या? ट्रेडिशनल वाले में सबसे पहले डेट अगर दिया हुआ रहता है तो डेट लिखेंगे, अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो सीरियल नंबर लिखेंगे। याद रहेगा? तो 2019 है तो देंगे पेन। सबसे पहले लिखो, मेरे साथ साथ चलो। हुआ? पहला 1 जनवरी का है ना, तो उसके नीचे देखो 1 जनवरी ठीक है ना? पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकंड कॉलम का नाम क्या था? रिलेटेड अकाउंट। तो कौन कौन से अकाउंट उससे रिलेटेड है? सेकंड कॉलम का बात कर रहे हैं। इसमें देखो हमेशा, अब तुमको दिमाग में क्या रखना होगा पता है? डेबिट क्रेडिट तो समझ गए ना? अब एक ट्रांजैक्शन में 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, ये समझ गए? तो दिमाग में एक बार कैलकुलेट करना होगा कि डेबिट वाला को ऊपर रखें, क्रेडिट वाला को नीचे रखें, मतलब कैलकुलेटिव बनना होगा। तो देखो पहले कैश और फिर कैपिटल। पहले कैश अकाउंट फिर कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को ऐसे लिखा जाता है, याद रहेगा? बहुत तो पूरा अकाउंट लिखता है, गलत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है? तो कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है, बताया था ना? तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कहां पड़ा? कैश और कैपिटल में। नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या है? नेम ऑफ अकाउंट। तो बताओ कैश कौन से अकाउंट में जाता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट। और कैपिटल किस में जाता है? बताओ कैपिटल किस में जाता है? पर्सनल में। देखना, अगर लिस्ट देखोगे ना तो तुमको पर्सनल में दिखेगा। पर्सनल याद रहेगा? रियल और पर्सनल।
अब बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस में? आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। तो डेबिट वाले कॉलम में डेबिट लिखेंगे कैश के बगल में, और कैपिटल कौन है? गिवर है, तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट, तो इसके बगल में क्रेडिट लिखेंगे। समझ में आया क्या? अब क्या कर देंगे हम लोग, इसको पूरा शुरू से अंत तक बंद कर देंगे। मॉडर्न वाले फॉर्मेट में बना रहे हैं, लेकिन 4 ही कॉलम था ना ट्रेडिशनल में, इसीलिए 4 कॉलम है। जब मॉडर्न पे बारी आएगा तो फिर ये वाला कॉलम इंक्रीज डिक्रीज वाला लिखा रहेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है मेरा बात? सबको आया समझ में? पक्का? ये ट्रेडिशनल तरीके से बता रहे हैं, पर्सनल रियल वाले तरीके से, फिर इसको मॉडर्न तरीके से भी बनाएंगे, तो दोनों मेथड से सीख जाओगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अब कौन सा तारीख है? 5 को क्या हुआ है? डिपोजिटेड इनटू बैंक। फिर लिखो 5 जनवरी। एक और लिख के दिखा रहे हैं नेक्स्ट, लेकिन तुम लोग को खुद से लिखना होगा, ठीक है? तो बैंक में पैसा जमा कर रहे तो 2 अकाउंट क्या क्या बनेगा? एक बैंक बनेगा और एक कैश बनेगा। तो एक लिखेंगे बैंक अकाउंट और दूसरा लिखेंगे कैश अकाउंट। कोई दिक्कत है? बैंक कौन से अकाउंट में जाता है, कोई बताओ हमको? बैंक अकाउंट जो बोलते हैं हम लोग, कौन से अकाउंट में जाता है? पर्सनल। और कैश किस में जाएगा? बताओ कैश कौन सा अकाउंट में जाएगा? रियल। अभी कब बार कैश लिखते हैं रियल में? रियल में जाएगा। तो बताओ हमको, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है? तो बैंक बढ़ा, रिसीवर हुआ, तो अगर पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होता है तो क्या होता है? डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है मेरे से, बैंक में जमा करे तो कैश मेरे से तो जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कोई दिक्कत है? बस इसको बंद कर देना। एकदम नीट एंड क्लीन, एक लाइन छोड़कर भी बनाओगे फिर भी जगह रह जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हम उत्तर लाइन में गिन कर बनवाया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थर्ड से हम बोलते जाएंगे, आपको लिखते जाना है, ठीक है? तारीख है तुम्हारा 10। परचेज गुड्स फॉर कैश क्या क्या आएगा 10 तारीख में? पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो, जिसका नहीं लिखा हुआ पहले लिखो इसको। स्लो स्लो नहीं चलना है, अब दुनिया थोड़ा सा फास्ट है, तुमको उसके साथ चलना होगा। हुआ? हो गया? बोले 10 तारीख को बाउट गुड्स फॉर कैश, बाउट गुड्स फॉर कैश। तो हमको बताओ क्या होगा? पहला क्या आएगा? परचेज। बाउट बोले परचेज गुड्स फॉर कैश, बाउट भी कहते हैं उसको, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, बाउट का मतलब भी परचेज ही होता है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब परचेज आ रहा है और कैश आ रहा है। देखो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट किस पे जाता है? नॉमिनल में। पहले लिखो परचेज के बगल में लिखो नॉमिनल अकाउंट, और कैश के बगल में क्या लिखोगे? रियल अकाउंट। गुड। तो परचेज एक्सपेंसेस एक इनकम है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होता है? डीआर। लिखो डेबिट बगल में, और रियल अकाउंट में कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सीआर। लिख दो सीआर। कोई दिक्कत है? समझ में आया? नेक्स्ट, बंद करो इसको। बोले हाँ। नेक्स्ट तुम्हारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या क्या आएगा? तारीख है 15, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश और सेल्स। गुड। पहला कैश फिर सेल्स, कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट।
हो गया क्या? तो कैश किस में जाएगा? रेवेन्यू है मेरे लिए, तो नॉमिनल में जाएगा, लिखो नॉमिनल अकाउंट। नहीं, कैश क्या है? रियल अकाउंट, सॉरी हम सेल्स को सोच के बोल दिए थे। कैश होगा क्या? रियल अकाउंट, और सेल्स क्या होगा? मेरे लिए रेवेन्यू है, तो वो किस में जाएगा? नॉमिनल में। कोई दिक्कत है? और कैश क्या है? रियल है, तो सेल करने से कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। और रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल होगा क्रेडिट। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? 20 तारीख सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो नाम लिखा है तो क्रेडिट हो गया, कैश का जिक्र तो नहीं है, तो इसका मतलब गोपाल और सेल्स आएगा। तो लिखो पहला एक गोपाल, अपने लिखो सेल्स, गोपाल और सेल्स हो जाएगा तो बोलना। तो गोपाल किस में जाएगा? बहुत अच्छा, लिखो गोपाल के बगल में पर्सनल। धीरे धीरे बोले ना, आदत बन जाता है, ठीक है। और सेल्स किस में जाएगा? नॉमिनल। क्या होता है सेल्स? नॉमिनल में रेवेन्यू। तो एक बात होता है, गोपाल रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? डेबिट होगा, तो गोपाल के सामने डेबिट लिखो। और रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट, तो सीआर लिख दो। कोई दिक्कत? डीआर और सीआर का फुल फॉर्म बताया था ना, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड, याद रहेगा? इसके बाद वाला बहुत अच्छा है, बोले क्या? देखो, गोपाल को उधार बेचे थे, याद है 2000 का, तो गोपाल हमको 1980 रुपया देके बोला कि देखिए अब नहीं देना सके, तो इसका मतलब उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन है, तो 2 ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नॉर्मली ऐसे 4 जगह पढ़ना चाहिए, तो जो कॉमन होता है ना उसको साथ ले लिया जाता है, तो उसको कंबाइंड एंट्री कहते हैं। तो देखो, एक तो क्या बोला है? कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल, तो एक आएगा कैश, पहला लिखो कैश अकाउंट। दूसरा उसको हम क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं, ले तो नहीं रहे। अगर देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड, और लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव। क्या बोल रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ करना मतलब मेरे लिए खर्चा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। और अगर डिस्काउंट रिसीव करे तो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या होगा? क्रेडिट। याद रहेगा? तो हमको किसी से पैसा मिल रहा है तो हम डिस्काउंट देंगे कि लेंगे? देंगे ना। और अगर हम किसी से लेंगे तो हम डिस्काउंट मिलेगा हमको, याद रहेगा? तो कंफ्यूज मत होना कि गोपाल से रिसीव करे तो गोपाल को ऑब्वियसली हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अलाउ होता है। तो नेक्स्ट लिखना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और तीसरा आदमी का नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल, नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, गोपाल अकाउंट। कोई दिक्कत? कैश आया, डिस्काउंट अलाउड आया, गोपाल आया, कोई दिक्कत है? समझ में आया मेरा बात? तो कैश क्या होता है? रियल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंसेस है, तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। बोलना सीखो, क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। और गोपाल क्या होगा? पर्सनल। अब हम लोग डेबिट क्रेडिट समझेंगे। कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो रियल अकाउंट में कुछ आता है तो लिखो डेबिट, कैश के बगल में डेबिट लिखो। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। देखो एक्सपेंसेस 10 बार लिखवाएं, डेबिट है, तो डिस्काउंट अलाउड के सामने डेबिट लिखो। और गोपाल अभी दे रहा है कि ले रहा है? गिवर है कि रिसीवर है? सोच के बोलो। गोपाल से पैसा मिल रहा है तो गोपाल इज गिवर ना, तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट। लिखो गोपाल के सामने क्रेडिट। कोई दिक्कत है? समझ में आया मेरा बात? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आगे 31 जनवरी इसको बंद कर दिए ना। 31 को 2 एंट्री है ना, ध्यान रखना है।
बोले क्या? रेंट पेड कर रहे हैं, पेड रेंट लिखा है ना, तो पहला रेंट दूसरा कैश, पहला रेंट फिर कैश, वह रेंट अकाउंट कैश अकाउंट हो गया। कोई दिक्कत? तो रेंट किस में जाएगा? नॉमिनल में, लिखो रेंट के बगल में नॉमिनल और कैश के सामने रियल। तो रेंट पे कर मेरे लिए एक्सपेंसेस है, मतलब रेंट डेबिट होगा और कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? बंद कर दो। 31 तारीख को एक और एंट्री है, क्या है? सैलरी, पेड सैलरी है ना, सकोगे क्या? बस रेंट की जगह सैलरी हो जाएगा, बाकी सब सेम। सैलरी और कैश बता दे रहे हैं। 31 जनवरी सैलरी और कैश, सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट हो गया क्या? सैलरी के सामने लिखो नॉमिनल और कैश के सामने लिखो रियल। तो सैलरी भी तो पे ही कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, तो डीआर होगा और क्रेडिट। ठीक है, कोई दिक्कत? ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया अच्छे से? एक एक जगह बताया। मॉडर्न अप्रोच में डेट का कॉलम और अकाउंट अफेक्टेड, ये जो है कॉलम, सेकंड कॉलम सेम टू सेम लिख दो, तो ट्रेडिशनल वाला ही। पहला और दूसरा कॉलम मॉडर्न अप्रोच का पहला दूसरा कॉलम में ट्रेडिशनल वाला ही पहला दूसरा सेम टू सेम लिख के लाइन वाइन खींच के एकदम रेडी रहो, तो बाकी का 3 कॉलम हम बताएंगे। ठीक है, रिलेटेड अकाउंट उसमें था तो उसके साथ इसी, हाँ उसी को अफेक्टेड अकाउंट अफेक्टेड भी कहते हैं। समझ में आया मेरा बात? जल्दी कीजिए, पहला 2 कॉलम को सेम टू सेम लिख दीजिए, समझा दो। इसका 2 कॉलम है ना, इसका 2 कॉलम सेम, जैसे जैसे जगह छोड़ के लिखो वैसे ही। ठीक है, समझ गई? इसका 2 कॉलम जो लिखे हो ना, सेम टू सेम लिखी 2 कॉलम यहाँ पे, सेम टू सेम। ठीक है, जैसे लाइन खींचते गए लाइन खींचते जाओ। फॉर्मेट बंद करो, यहाँ से फॉर्मेट बंद करो, पीछे वाला लाइन में नहीं होता उसको ट्रेस कर देना। ठीक है, तुम समझ गई? तुम समझे बाबू? ये 2 कॉलम है ना, सेम टू सेम लिखो, 26 लाइन इजीली खींचो। ठीक है, और फॉर्मेट को बंद करके जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज करो। ये लाइन कभी नहीं खींचना चाहिए और ये जगह पर नहीं लिखा जाता, यहाँ पे 2 लाइन लिखना है। क्लियर है? तो दिक्कत फिर अपने फर्स्ट क्लास से नो प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी किया जाए। जल्दी दोनों को लिख लीजिए। हो जाएगा तो बोलना। हो गया? सब लिख लिए? ठीक है, लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए।
हो जाएगा तो बोलो, हो गया क्या? पक्का? तो ध्यान दो, कैश और कैपिटल है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? मतलब कैश एसेट्स होता है। हेलो, हाँ अभी पढ़ा रहा हूं। हाँ ठीक है। देखो, कैश होता है एसेट्स, ये तो पता है, और कैपिटल होता है कैपिटल। तो दिक्कत, कैपिटल में जाता है। तो एसेट्स, अगर एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एसेट्स क्या होता है? इंक्रीज करता है, और कैपिटल भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। कोई दिक्कत? मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत? तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। और अगर कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्या होता है? समझ में आया मेरा बात? बनाइए, लिखिए। हो जाएगा तो बोलना, फिर नेक्स्ट वाला बताएंगे। सबको बनाना है। हो गया। नेक्स्ट, अब बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बोथ आर एसेट्स। ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। तो बैंक इंक्रीज कर रहा है और कैश डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये डिक्रीज कर रहा है। तो एक बात बताओ, एसेट्स का इंक्रीज होना क्या होता है? डेबिट। और एसेट्स का डिक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट। समझ में आया? सेम आ रहा है दोनों का आंसर? कीजिए, सेकंड वाला कीजिए। बैंक भी एसेट्स होता है, कैश भी एसेट्स होता है। देखिए, तो एक एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा एसेट्स घट रहा है। तो जो बढ़ रहा है वो डेबिट और जो घट रहा है वो क्रेडिट। क्लियर है? ये ज्यादा आसान होता है, बहुत कोई यही आसान लगता है। बढ़ना घटना बताना है क्या? नेक्स्ट, 10 तारीख क्या क्या है? परचेज और कैश। तो परचेज के बगल में लिखो एक्सपेंसेस और कैश के बगल में लिखो एसेट्स। परचेज मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, लिखो इंक्रीज, और कैश डिक्रीज कर रहा है तो लिखो डिक्रीज। हो जाएगा तो बोलना। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करने से क्या होता है? डेबिट, तो बगल में लिखो डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? एसेट से डिक्रीज कर रहा है, क्या होगा? क्रेडिट। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, कैश और सेल्स आ रहा है ना? कैश और सेल्स। तो कैश एसेट्स लिखो और सेल्स के सामने रेवेन्यू लिखो। कैश के सामने एसेट्स और सेल के सामने रेवेन्यू। वो दोनों इंक्रीज कर रहा है, कैश भी इंक्रीज कर रहा है और सेल भी इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत? देखो, अगर हम बेच रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है और बिक्री भी तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स के इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट, तो कैश के बगल में डेबिट होगा। और रेवेन्यू के इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए उसके सामने क्रेडिट होगा। क्लियर हुआ? लिखवा तो चुके हैं हम, नया तो नहीं। नेक्स्ट 20 है ना? सोल्ड गुड्स टू गोपाल। अब यहाँ पे एक बात सीखने वाला है, ठीक है? अगर किसी नाम दिखता है सेल करते टाइम तो वो नाम एसेट्स होता है, अगर परचेस करते टाइम कोई नाम दिखता है वो लायबिलिटी होता है। याद रहेगा? अगर हम किसी से खरीद रहे हैं तो उसको पैसा चुकाना है ना, तो वो नाम मेरे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। लेकिन किसी से पाना बाकी है तो मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स। समझ में आया मेरा बात? तो एक है तुम्हारा गोपाल और दूसरा है सेल। तो गोपाल के सामने लिखो एसेट्स और सेल के सामने लिखो रेवेन्यू।
दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो गोपाल क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब एसेट्स डेबिट होगा और रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वाला क्या है, उसमें 3 है ना, कैश, डिस्काउंट अलाउड और गोपाल। तो कैश के सामने एसेट्स लिखो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो उसके बगल में एक्सपेंसेस लिखो। अब गोपाल इस जगह पे क्या हो रहा है, सोच कर बोलो, गोपाल क्या हो, सोच के दिमाग लगाओ। गोपाल से पैसा मिल रहा है, क्या हो, एसेट्स होगा। गोपाल तो मेरा एसेट्स था ना, सीखो एसेट सोच रहे, ठीक है। अब देखो एक एसेट्स बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, कैश, तो वो डेबिट हो, इंक्रीज लिखो उसके सामने। एक्सपेंसेस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो उसके सामने भी इंक्रीज लिखो। और गोपाल जो है पैसा अगर पेमेंट कर दे रहा है तो एसेट्स घट जा रहा है कि नहीं, गोपाल से हमको मिलना तो दे दे रहा है तो घट जा रहा है कि नहीं, तो डिक्रीज हो रहा है, ये एसेट्स हो रहा है ना। तो कौन डेबिट होगा, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, तो कैश के बगल में लिखो डेबिट। एक्सपेंसेस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, तो लिखो डेबिट। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट, एसेट्स का घटना क्या होगा, क्रेडिट। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्या लिखे, हाँ 31 को एक रेंट होगा, दूसरा कैश होगा, लिख दिए। तो रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, लिखो एक्सपेंसेस रेंट के बगल में। और कैश क्या होगा, एसेट्स होगा, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है और एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, तो रेंट के बगल में इंक्रीज और कैश के बगल में डिक्रीज। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट, और एसेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट। कोई दिक्कत है, पक्का? नेक्स्ट वाला भी वही होगा, सैलरी और कैश। तो सैलरी होगा तुम्हारा क्या, सैलरी क्या होगा, एक्सपेंसेस, और कैश क्या होगा, एसेट्स, एसेट्स, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है और एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, तो सैलरी डेबिट और ये कैश जो है वो क्रेडिट। क्या ये डेबिट के रूल समझ में आया अच्छे से, दोनों मेथड क्लियर है, समझ में आया, पक्का? अब इसी से हम लोग पढ़ेंगे क्या, जर्नल एंट्री। लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा, जर्नल एंट्री चल रहा है उस बैच में, तो आराम से उसमें हम लोग पढ़ाते जाएंगे आगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट रूल मेरे तरफ से खत्म हो। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने की जिम्मेवारी आपका। तरीका क्या है समझा दिए, तो किसी से कॉपी करके, कॉपी मतलब कंप्लीट कर देना, ठीक है, जितना क्वेश्चंस बनवाना है। क्लियर हुआ मेरी बात, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना है।